हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अपने चैनल कॉमिक्स का खजाना में। और आज के दिन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हवलदार नागायन सीरीज की वरण कांड कॉमिक। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियोस को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए। आज के दिन हम लोग इसका 6th पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। हम इसका द्वितीय अध्याय आगे पढ़ेंगे। गुरुदेव मान जाओ, संधि कर लो पवित्र शक्तियों से, लड़ाई झगड़े में सिर्फ विनाश होता है। चुप रह। एक तो नागराज और ध्रुव जैसे पवित्र शक्तिधारी हमारा प्रभुत्व कम कर रहे हैं और ऊपर से तू मेरी शक्तियों को कम कर रहा है। इन दोनों मूर्खों को भेज गया था अन्न छीन कर मानवों का मनोबल तोड़ने के लिए, और ये पीटर आ गए सोचकर कि इन्होंने नागराज को हमारा गुलाम बना लिया है। दंड मिलेगा और भीषण मौत होगी इन कायरों की। इनको दंड दो ताकि फिर कोई हमारा सेवक डरकर पीठ दिखाने की जरूरत ना करे। ऐसी मौत तो सिर्फ वही शख्स दे सकता है जो खुद क्रूरता का अवतार हो। ले जाओ इनकी कुचली लाशों को और टांग दो हमारे राज्य अलंध्या के मुख्य चौक के बीचों बीच, ताकि हर कोई इनको देखकर और डर कर भागने से पहले आत्महत्या कर ले। शाबाश क्रूर पाशा, तेरी इस क्रूरता से ब्लैक पावर्स तो क्या पूरे ब्रह्मांड थर थर कांप उठेगा। अभी से लोगों ने अपनी इच्छाएं पूरी होती देखकर तो तेरी पूजा शुरू कर दी होगी, पर हमारे आदमी तो लगातार पीट रहे हैं। न जाने मानव कैसे पहले से ही ब्लैक पावर्स की भनक लग जाती है। अब तेरा कंपटीशन मानवों से नहीं, सीधा देवताओं से होगा, क्योंकि भक्ति में महान शक्ति है और तेरे भक्त लगातार बढ़ रहे हैं। सगल विचार करने योग्य है क्रूर पाशा। आखिर हमारी ब्लैक पावर्स पकड़ में क्यों आ जाती है? मानो तो उनको देख नहीं सकते, पर कोई और देख सकता है गुरुदेव। वह शक्ति जो इस वक्त जिसके पाले में जाएगी, जीत उसी की होगी। और वह शक्ति इस वक्त मानव के अधिक करीब है, जो पवित्र शक्ति के धारक है। नगीना, तूने हमको कैसे ढूंढ निकाला? तू अलंध्या द्वीप की असंख्य बाधाओं को पार करके यहाँ तक कैसे आ पहुंची? क्योंकि मैं भी उस शक्ति का एक हिस्सा हूँ और साथ में मैं तांत्रिक भी हूँ, एक महान तांत्रिक। मेरे लिए ये बच्चे का खेल है गुरुदेव। तू भी उसी निर्णायक शक्ति का हिस्सा है नगीना। यही तू नाग शक्ति की बात तो नहीं कर रही? सही समझे गुरुदेव। नागों के अंदर काली शक्तियों को देख सकने की अद्भुत क्षमता है। वे उनको देख लेते हैं और मानवों को सतर्क कर देते हैं, पर हमारी आदमियों से तो आज तक न कोई नाग टकराया है और न ही नजर आया है। वैसे भी हम तो ब्लैक पावर्स को मानवों के बीच में भेजते हैं, नागों के बीच में नहीं। यह तो तुम धोखा खा रहे हो गुरुदेव। आज भी लाखों इच्छाधारी नाग मानव के बीच में मानव के रूप में ही रह रहे हैं, ताकि वे अपनी चमत्कारी शक्तियों से मानव की प्रगति को दिशा दे सके और उनकी परेशानियां दूर कर सके। अब तो नाग और मानवों में विवाह भी होने लगे हैं और उनकी संतानें में भी ब्लैक पावर्स को देख सकने की क्षमता है। अगर वे इतने शक्तिशाली है तो सीधे ब्लैक पावर्स को क्यों नहीं टकराते? क्योंकि उनका उद्देश्य मानवों की सहायता करना है। नाग शक्ति किसी भी तरफ से नहीं लड़ेगी। तब तो अगर नाग शक्ति मानवों की मदद करना छोड़ दे तो हमको ब्रह्मांड पर विजय पाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं यह काम करने यहाँ पर आई हूँ। ऐसा वार करने जिसके चलते ही नाग शक्ति को ब्लैक पावर्स का विरोध करना छोड़ना ही पड़ेगा। बोलती जाओ नगीना, मैं सुन रहा हूँ। नगीना बोलती चली गई और उसकी बात खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। जबरदस्त सुझाव है तुम्हारा नगीना। ऐसा होते ही नाग शक्ति को मानवों का साथ छोड़ना ही पड़ेगा। तुम्हारा क्या कहना है क्रूर पाशा? मैं अभी आकर बताता हूँ। अरे सुन तो, जब मैंने हाँ कह दी तो। क्रूर पाशा बनने से नाग पाशा ज्यादा समझदार हो गया है। अब वह तुम्हारा बेवकूफ चेला नहीं रहा। तुमने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है गुरुदेव। सच बताऊं तो ये मेरा काम नहीं है। मैं तो सिर्फ नागपाशा के अंदर से आलस्य और कायरता बाहर निकल रहा था।
पर तभी एक उल्का आकर गिरी। एक अजीब सी ऊर्जा इस घोल में समा गई जिससे नागपाशा घुला हुआ था, और फिर उसमें से जो पहले नागपाशा निकला वह क्रूर पाशा था। पहले नागपाशा यानी अभी नागपाशा निकले और तुम सुप्त पाशा तक पहुंच जाओगी। में से तो मानती होगी कि ये सोता रहता है, पर क्रूर पाशा वापस नहीं आया। वह आखिर गया का? ये रहा पिछली बार 6 महीने पहले उठा था, तब ये 5 भैंसे एक बार में खा गया था और फिर सो गया। मैंने शक्ति का इतना बड़ा दुरुपयोग कभी नहीं देखा। भैंसे तो मानती होगी कि ये सोता रहे, पर क्रूर पाशा वापस नहीं आया। वह आखिर गया का? अपने गर्भगृह में, जहां पर मेरा जाना तक वर्जित है। गर्भगृह? प्रणाम स्वीकार करे महाकाल छिद्र। आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता आ पड़ी। ब्लैक होल की शक्तियों का साकार रूप हूं मैं। मुझको पहले से तेरी समस्या का पता है मेरे दास। माना जा नगीना के सुझाव को। मुझको ऐसा लग रहा है जैसे पुरानी कथा फिर से अपने आप को दोहरा रही है। तब भी ऐसा ही कुछ हुआ था जब मैंने रावण को ब्लैक होल की पावर्स दी थी, पर वह त्रेता युग था और यह कलयुग है। पवित्र शक्तियां बहुत कमजोर हो चुकी है। इस बार कोई राम तेरे रास्ता नहीं रोकेगा, क्योंकि राम अब पैदा ही नहीं होते। जा और शुरुआत कर उस प्रक्रिया की जिससे पूरा ब्रह्मांड ब्लैक होल में समा जाए। आज्ञा का पालन होगा। ब्लैक होल अंधेरी दुनिया की एक ऐसी शक्ति जिसमें सब कुछ समा जाता है। सिर्फ प्रकाश ही दूर तक सकता है अंधकार को। और प्रकाश इस वक्त खुद अंधकार में डूबा हुआ था। अब यहाँ पर मेरा कोई काम नहीं है। मुझे वापस जाना होगा। वहां पर कोई मेरा इंतजार कर रहा है। तुम्हारा बेटा ऋषि और उसकी मां नताशा। तुमने ये नहीं कहा भारती कि तुम्हारी पत्नी नताशा, यानी तुम जानती हो कि मेरी जिंदगी में इस वक्त क्या हो रहा है। तुम इस सेलिब्रिटी हो ध्रुव, और मैं एक न्यूज चैनल वाली हूँ। इतनी खबर तो हमारे पास रहती ही है। वैसे सच कहूँ कि जब सालों की डेटिंग के बाद तुमने नताशा से शादी की थी, तो मुझे ऐसा लगा था कि तुम दोनों सातों साथ, क्या 8 जन्मों तक एक साथ रहोगे। पर यहाँ तो 60 महीने में ही कहानी बदल गई। मुझे ये भी पता है कि कल फैमिली कोर्ट में नताशा डाइवोर्स की एप्लीकेशन फाइल करने वाली है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? नताशा तो एक समझदार लड़की है, तुमसे प्यार भी करती है, फिर ये स्थिति क्यों बनाई? रोबो के कारण। रोबो काफी सुधर गया था, इसलिए उसका हमारे घर में आना जाना बढ़ गया था। नताशा को भी अपने माता पिता से मिलकर अच्छा लगता था, पर जब से ब्लैक पावर्स का प्रभुत्व बढ़ा है, तब से रोबो भी बदल गया है। वह फिर से हत्यारा रोबो बन गया है, और ऐसे शख्स से मेरा परिवार मेल जोल नहीं रख सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा अपने नाना से मिले और उसकी संगत में रहे, पर नताशा इसका उल्टा चाहती है। उसका कहना है कि जब वह रोबो की संगत में रहकर भी सुधरी रही, तो उसका बेटा क्यों बिगड़ेगा। इसी कारण से वह मुझसे अलग होकर हमारे बेटे की कस्टडी लेना चाहती है, ताकि वह रोबो से मिलता रह सके। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, चाहे मेरी सारी दौलत चले जाए, पर मैं अपने बेटे को रोबो के पास नहीं जाने दूंगा। बेस्ट ऑफ लक ध्रुव। थैंक्स भारती। कौन है? सेडांगी शीतनाग। और भी इच्छाधारी नाग है। सेडांगी शीतनाग। ये जवाब क्यों नहीं दे रहे? और ये सब नागराज के शरीर से बाहर निकल रहे हैं, पर क्यों? ये नागराज का शरीर छोड़कर क्यों जा रहे हैं? कहीं नागराज? ओ नो, नो गॉड नो, प्लीज गॉड नो। घबराओ मत भारती, इनको नागराज के अंत का आभास नहीं हो रहा है। कारण कुछ और है। पर हमेशा की तरह सही समझे हो ध्रुव, ये नागराज के अंत का संकेत नहीं, बल्कि नई शुरुआत का संकेत है। बाबा गोरखनाथ आप, और यहाँ पर? मैं इनकी ही बात कर रहा था ध्रुव।
जो हमारे भी पूज्य है और तुम्हारे भी। ब्लैक पावर्स के खिलाफ इस युद्ध का संचालन इनके ही हाथ में है। ये कहानी तो और जटिल होती जा रही है। जब तक आप मुझे शुरू से नहीं बताएंगे मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। तो सुनो, इस कहानी की शुरुआत 2 साल पहले उस सुप्रीम ब्लैक पावर ब्लैक होल यानी महाकाल छिद्र के पृथ्वी पर आगमन के साथ शुरू हुई, जो अनंत काल से एक धूमकेतु पर सवार होकर ऐसे उर्वर ग्रह को ढूंढता रहता है जिसके अंदर वह अपने पाप के बीज को रोप सके। ऐसा उसने त्रेता युग में भी किया था और उस पाप के बीज से जो अंकुर फूटा था उसको आज तुम रावण के नाम से जानते हो। अब कई लाख वर्षों के बाद धूमकेतु की लाखों प्रकाश वर्ष लंबी परिक्रमा उसको एक बार फिर से पृथ्वी पर ले आए है और इस बार वह और शक्तिशाली होकर आया है। उसके आने से पृथ्वी पर लाखों वर्षों से सोई कई ऐसी ब्लैक पावर जाग उठी है जो रावण के वध के बाद युग निंद्रा में चली गई थी। नागराज नागपाशा की तलाश में गया था। जब काफी समय तक नागराज वापस नहीं आया तो उसकी तलाश में खोजी दस्ता गया और जब नागराज उनको मिला तो वह तुम्हारे विज्ञान के अनुसार मृत था। पर सत्य यह था कि उसके शरीर में इतनी अधिक मात्रा में काली शक्ति भरी थी जो लाखों मानवों को एक साथ मार सकती है। नागराज पर ब्लैक पावर्स का हमला हुआ था। यह एक संयोग था कि ब्लैक पावर्स का पहला शिकार शायद नागराज ही था। पर यह संयोग महाकाल छिद्र के लिए बहुत शुभ सिद्ध हुआ, क्योंकि अगर नागराज होश में रहता तो ब्लैक पावर्स इतनी जल्दी पृथ्वी पर अपना जाल नहीं फैला पाती। अब तक तो हमने किसी तरह के से संतुलन बनाए रखा है, पर जब अब बाजी काली शक्तियों की तरफ जा सकती है और अब उनको सिर्फ नागराज ही रोक सकता है और इस समय उसको तुम्हारी मदद चाहिए होगी ध्रुव। मैं तो ब्लैक पावर्स को जितना रोक सकता हूँ उतना पहले से ही रोक रहा हूँ। छोटी छोटी चंद लड़ाइयां जीतकर ब्लैक पावर्स खत्म नहीं होगी ध्रुव। और वैसे भी अभी तक हमारा और तुम्हारा पाला कमजोर काली शक्तियों से पड़ा है। शक्तिशाली ब्लैक पावर्स पर तुम्हारे या धनंजय के वैज्ञानिक हथियार भी बेकार सिद्ध होंगे। अब ये लड़ाई युद्ध में परिवर्तित होगी। अब आर या पार का संग्राम होगा। पर यह संग्राम करेगा कौन? अकेला मैं? नागराज तो बेहोश है और उसकी कई सर्प शक्तियां भी जा चुकी हैं। अब जो मैं करने जा रहा हूँ उससे नागराज भी उठेगा और सर्प शक्तियां भी वापस आएंगी। अब तक मैं इस बात का इंतजार कर रहा था कि नागराज का शरीर स्वयं ही ब्लैक पावर्स के खिलाफ प्रतिरोधक शक्ति पैदा कर ले। ऐसा उसने काफी हद तक कर भी लिया है, पर अब और समय नहीं रहा। मुझे अपनी पवित्र शक्तियों से इसके शरीर में बची ब्लैक पावर को नष्ट करना होगा। उस समय जरूर कमजोर हो जाऊंगा पर नागराज जाग जाएगा। नागराज के शरीर की ब्लैक पावर्स को पवित्र शक्तियां उसी तरह से काटने लगी जैसे साबुन मैल को धो डालता है। मैं कहाँ हूँ? ओ नागराज, 2 साल बाद तुम्हारी आवाज सुनी है मैंने, पर लगता है जैसे कि 2 युग बीत गए हैं। भारती, मैं 2 सालों तक सोया रहा और ध्रुव, धनंजय और बाबा गोरखनाथ भी यहाँ पर है। प्रणाम गुरुदेव, यह सब क्या कर रहे हो? और नागपाशा कहाँ है? नागपाशा? हाँ गुरुदेव, नागपाशा रावण बन गया है। 10 सिरों वाला रावण। उसने अचानक मुझ पर वार किया और मैं उसके सामने टिक नहीं पाया। ओह, अब मुझे समझ में आ गया कि नागपाशा ऐसी चालें क्यों चल रहा है। कैसी चालें गुरुदेव? रास्ते में बताऊंगा, समय बहुत कम है नागराज। ध्रुव, तुम दोनों मेरे साथ चलो तुरंत। पर बाबा, अभी तो नागराज जागा है, कुछ पल तो मुझे इसके साथ बिताने दीजिए। एक पल का भी वक्त नहीं है भारती, बहुत तैयारी करनी होगी। अगर नागपाशा अपनी चाल में सफल हो गया तो सिर्फ वह तैयारी ही हमें बचा सकती है। चलो। लेकिन मैं आपके साथ अभी नहीं जा सकता गुरुदेव। अगर मैं आपके साथ चल गया तो शायद अपने बेटे को खो दूं। अगर चलोगे तो तुम शायद अपने बेटे को खो दोगे, लेकिन अगर नहीं चलोगे तो अवश्य खो दोगे। और साथ में लाखों वे दूसरे लोग भी अपनी संतानों और जाने खो देंगे जिनकी सुरक्षा का बीड़ा तुमने उठाया हुआ है। ब्लैक पावर्स किसी को नहीं छोड़ेगी फिर।
आपकी बात सही है गुरुदेव, मैं चलूंगा आपके साथ, लेकिन हमारी अनुपरिस्थितियों के कारण ब्लैक पावर्स के हौसले और बढ़ जाएंगे। इस मामूली हमलों से निपटने के लिए हमने तैयारी कर ली है। हमने ऐसे युवाओं की बात सेना तैयार की कर ली है जो कि छोटे ब्लैक पावर से निपटने की अद्भुत शक्तियां रखती है। अब चलो, बातों में पहले ही बहुत समय व्यर्थ हो चुका है। हम कहाँ जा रहे हैं, और उससे भी बड़ा सवाल कि क्यों जा रहे हैं। हम आयुध क्षेत्र में जा रहे हैं। वहां पर तुमने ऐसे शस्त्रों से परिचित कराया जाएगा जो विज्ञान की सीमा से परे हैं। शक्तिशाली ब्लैक पावर्स को सिर्फ वे हथियार ही रोक सकते हैं, पर उनकी साधना आसान कार्य नहीं है, और हमारे पास समय कम है। तब तक तुम नागराज को यह बताओ ध्रुव कि उसकी बेहोशी के दौरान क्या क्या घटित हो चुका है। समय की सीमा नजदीक आ रही है। तो दोस्तों, ये वाला पार्ट यहीं तक था। अगले पार्ट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सारी वीडियोस को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।